द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद श्रीवास्तव। आज से द प्रेस हिंदी पर खबरों का देखने का नज़रिया आपका थोड़ा सा बदलेगा और इस नज़रिए को बदलने की कोशिश हमने एक नए सेगमेंट में की है जिसे द प्रेस प्रीमियम नाम दिया है। नाम से ही आपको साफ हो गया होगा कि इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि खबरों को कुछ हटके, कुछ अलग अंदाज में और कुछ बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। वैसे तो कोशिश हर पत्रकार की या पत्रकारिता से जुड़े हुए संस्थान की ये रहती ही है कि आप तक जो भी खबरें पहुँचें वो निष्पक्ष और न्याय संगत हों, लेकिन फिर भी कई बार इसमें थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। लिहाजा हमने कोशिश ये की है कि द प्रेस प्रीमियम सेगमेंट में आपको जिस विषय का कंटेंट या जिस विषय से जुड़ी हुई खबर दिखाई जाए उसके एक से ज़्यादा पहलू आप तक पहुंचाए जाएं। इसमें कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कुछ वरिष्ठ पत्रकार या विषय से जुड़े हुए कई और विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं या फिर किसी विषय की ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी अलग अलग पहलुओं को आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। तो द प्रेस प्रीमियम आपके लिए खबरों का एक नया सेगमेंट लेकर आया है, तो हमारी गुजारिश है कि आप द प्रेस हिंदी के साथ साथ द प्रेस प्रीमियम के साथ भी लगातार जुड़े रहें। वामपंथ की तरफ वो झुके हुए इस समय ज़्यादा दिख रहे हैं। अक्खड़पन दिखाई पड़ता था पॉलिटिकल, वो खत्म होकर के धीरे धीरे गंभीरता दिखाई पड़ रही है। जब तक गांधी फैमिली है तब तक कांग्रेस है, इस बात में कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब पार्टी हारती है तो उसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ा जाता है, क्योंकि आप ही सर्वमान्य लीडर हैं। भले ही खड़गे साहब अध्यक्ष पार्टी के। आप खुद तय करें कि राहुल गांधी को लेकर आपकी सोच क्या अभी भी वैसी ही है जैसी आज से करीब 5 साल पहले थी। द प्रेस प्रीमियम के आज के इस सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद श्रीवास्तव। आज हम इस सेगमेंट में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके राजनीतिक करियर को लेकर कई सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते रहे हैं। हालांकि इन सवालों से इतर वो हमेशा अपने राजनीतिक पथ पर आगे बढ़ते रहे। कभी उन्हें नाकाम साबित किया गया, कभी उनकी राजनीतिक समझ को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन निर्विवाद या कहें निर्बाध रूप से वो इन सवालों को पीछे छोड़ते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। वो राजनीति में सक्सेस हैं या नहीं ये एक अलग पहलू हो सकता है, लेकिन विपक्ष में मजबूती के साथ वो खड़े हैं, इस सच को ठुकराया नहीं जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी को वैसे तो राजनीति विरासत में मिली, लेकिन जब मिली तो फिर उसे पकड़कर आगे चलने का उनका मादा वक्त वक्त पर दिखता रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में उनकी राजनीतिक समझ और विषयों को पेश करने की समझ को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन इन सवालों को पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। इस बीच उन्हें अपनी पैतृक सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उस पर विचलित नहीं हुए और राजनीतिक तौर पर अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे रहे। आज भी जब राहुल गांधी का नाम राजनीति में आता है तो ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या विरासत की जो राजनीति उन्हें मिली है उसे वो आगे ले जा पाएंगे? क्या वाकई में उनका व्यक्तित्व ऐसा है जिसके बारे में इससे ज़्यादा चर्चा की जानी चाहिए? सवाल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बतौर पत्रकार ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जनता तक पक्ष और विपक्ष के हर पहलू, हर शख्सियत की बात पहुंचाई जाए। और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी की शख्सियत से जुड़ी हुई कुछ पड़ताल द प्रेस हिंदी ने अपने प्रीमियम सेगमेंट में की है। मध्य प्रदेश के कुछ जाने माने पत्रकारों से राहुल गांधी की शख्सियत के बारे में हमने बात की है। ये बातचीत आगे आपके सामने पेश है। आप खुद तय करें कि राहुल गांधी
को लेकर आपकी सोच क्या अभी भी वैसी ही है जैसी आज से करीब 5 साल पहले थी? हमें अपनी राय आप ज़रूर बताएं इस रिपोर्ट को देखने के बाद, और द प्रेस हिंदी के साथ लगातार बने रहें। देखिए 2014 और 2019 के बाद जो राहुल गांधी जी की राजनीति में अंतर आया है वो अंतर दिखता है। अगर उनकी आरंभिक दिनों का देखेंगे 2004-05 के आसपास से 2014 तक, तो उनके वक्तव्य कई बार ऐसे होते थे कि लोग उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। कई बार तो हास परिहास भी उनके, व्यंग भी आते थे और राजनीति में बहुत व्यंग उनमें उठाए गए थे। लेकिन 2015-16 के बाद से उनमें एक परिवर्तन आया। वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें उन्होंने पदयात्रा भी समझ लीजिए, मंदिरों में जाना भी समझ लीजिए, और इसके साथ साथ वो मुद्दे भी ऐसे उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया में स्थान पाएँ। ये परिवर्तन 2015-16 के बाद उनकी राजनीति में आया और 2019 के बाद इसमें और ज़्यादा तेज़ी आई है। 2019 के बाद से एक दूसरा जो परिवर्तन आया है कि वो कहीं ना कहीं वो जो वामपंथी वाले मुद्दे हैं, साम्यवादी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को थोड़ा सा वो ज़्यादा हवा दे रहे हैं। ताकि कई वक्त कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बातें राजनीति में या सत्ता के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा एक और फोकस उनमें जो मुझे दिख रहा है, वो सबसे ज़्यादा फोकस अगर 2019 के बाद देखेंगे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस दोनों नरेंद्र मोदी जी पर बहुत फोकस करते हैं। कुछ भी घटना होती है तो उनके ऊपर वो फोकस करना, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका एक वामपंथी प्रभाव है। क्योंकि जैसा कि जार के जो क्रांति के समय हर चीज़ के लिए उन्होंने राजा को जिम्मेदार बताया और उसके बाद वो क्रांति हुई थी, तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है। और दूसरा 2019 के बाद जिस तरीके से वो जो जातीय जनगणना और जातीय विभाजन, ये मुद्दा भी विभाजन वाला वो वामपंथ वाला है। क्योंकि कांग्रेस इस लाइन पर कभी नहीं रही। कांग्रेस का तो नारा ही था कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। वो जातिवाद पर हमेशा कांग्रेस विरुद्ध रही, तो उस पर अगर वो आए हैं। लेकिन कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा जातिवाद पर जोर दे रही थी। तो ये दो बदलाव उनमें थोड़ा सा वामपंथ की तरफ वो झुके हुए इस समय ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं एनालिसिस करूँ तो मुझे लगता है कि राहुल जी में मैच्योरिटी और आई है। 2019 के पहले जो उनका जो एक अक्खड़पन दिखाई पड़ता था पॉलिटिकल, वो ख़त्म होकर के धीरे धीरे गंभीरता दिखाई पड़ रही है। और अभी भी हालांकि मैं पूर्ण गंभीरता जो एक मैच्योर नेता में होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे बड़े ओहदे पे बैठे व्यक्ति, वो नहीं दिखती। लेकिन ये तय है कि पिछले 5-7 साल में, बल्कि पिछले 3 साल में, पिछला लोकसभा इलेक्शन जो था 2024 का, उसके पहले से उन्होंने जब संविधान की किताब लेके निकले थे, वो उन तमाम मुद्दों तो लगा कि राहुल जी मैच्योर हो रहे हैं और वो मैच्योरिटी अब उनमें धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। और यही डिफरेंस आप देखिए कि आज की तारीख में हाउस में जिस तरह से कांग्रेस या पूरा का पूरा यूपीए सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, बात करता है, वो लग रहा है कि एक ठीक व्यक्ति उनको लीड कर रहा है। जो खो गया था कांग्रेस से 2014 के बाद में जो स्पेस, उस स्पेस को वापस से शनै शनै कांग्रेस ने रिकैप्चर किया है। और उसको रिकैप्चर करने के पीछे राहुल गांधी की अपनी शख्सियत में कोई परिवर्तन आया हो। राहुल गांधी जब 2004 में राजनीति में आए, हालांकि राहुल गांधी का 2004 में राजनीति में आना हम इस तरह से देखते हैं कि वो पहला चुनाव लड़े थे। अगर चुनाव लड़ना राजनीति में आना का कोई सर्टिफिकेट है तो फिर नरेंद्र मोदी जिसको बोलते हैं 2000 में ही फिर राजनीति में आए, उसके पहले तो कोई चुनाव लड़ा नहीं। राहुल गांधी जिनके परिवार में, जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनकी ग्रैंड मदर प्राइम मिनिस्टर रही हो, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हों, जिनकी माताजी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष रही हो, तो राजनीति तो उनके यहाँ जिस दिन राहुल गांधी पैदा हुए उस दिन से वो राजनीति में थे और राजनीति ही खाते पीते सोते जागते ओढ़ते रहे हैं। तो पर चुनावी राजनीति की यदि हम बात करें तो बिल्कुल सही है कि 2 दशक, लगभग 21 बरस राहुल गांधी को हुए। मैं देखता हूं कि राहुल गांधी जो 2004 में जो समझ या सोच राहुल गांधी की थी और जो आज है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। राहुल गांधी, गांधी फैमिली या कांग्रेस, जो कि एक दूसरे के
पर्याय ही है, क्योंकि ये कहना कि गांधी फैमिली अलग है और कांग्रेस अलग है, क्योंकि जब तक गांधी फैमिली है तब तक कांग्रेस है, इस बात में कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को, गांधी फैमिली को कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है उनको जीवित रहने के लिए, उनको राजनीति में बने रहने के लिए। या हो सकता है कि अगर उनको ज़रूरत है तो उतनी ही ज़रूरत कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी या गांधी फैमिली की है। इस समय अगर आप भारत में देखेंगे तो दो वोट हमारे यहाँ बहुत निर्णायक माने जाते हैं। एक महिलाओं का वोट निर्णायक माना जाता है और दूसरा युवाओं का वोट निर्णायक माना जाता है। भारत देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, तो स्वाभाविक रूप से ये योजना पूर्वक पॉलिटिकली एक इस्टेब्लिश किया जाता है कि भाई वो युवा हैं। चूँकि एक तो उन्होंने विवाह नहीं किया, विवाह नहीं करने वाले को लोग एक ज़्यादा उम्र तक भी युवा कहते हैं, तो एक तो चूँकि उन्होंने विवाह नहीं किया, फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी एनर्जेटिक रहती है, जैसे युवाओं की एनर्जी एनर्जेटिक रहती है वैसी एनर्जेटिक रहती है। इन दो कारणों से कांग्रेस इन दोनों चीज़ों का उपयोग करके उनको एक युवा नेता के रूप में प्रस्तुत करती है, ताकि भारत का जो अधिकांश युवा है वो, फिर आप अगर उनको देखेंगे राहुल गांधी जी को, तो वो ज़्यादातर युवाओं की बेरोजगारी वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। क्योंकि अगर युवाओं की अगर भारत में संख्या भी अगर है तो बेरोजगारी का मुद्दा भी है। तो इस तरीके से एक युवा नेता का प्रचार और युवाओं जैसी बॉडी लैंग्वेज और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके युवाओं का वोट अपनी तरफ लेना, ये भी एक प्रकार की राजनीतिक रणनीति है। राहुल गांधी हों या जो भी ग्लैमरस लीडर्स होते हैं, चाहे सिंधिया हो, राहुल गांधी हों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके साथ युवा या जोड़ा जाना पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या बाकी लोग हैं, ये आज भी ग्लैमरस फेस के साथ ये लीडरशिप बने। जिस दिन इनके पास इनकी वरिष्ठता, इनका उम्र, ये सब काउंट हो जाएगी, उस दिन दिखेगा कि अपने आप इनका डाउनफॉल हो जाएगा और कार्यकर्ताओं का भी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में कि आपके जो फॉलोवर्स हैं वो मान के चलें कि भैया तो अभी बहुत युवा हैं। युवा हृदय सम्राट बने रहने से आपको फ़ायदा होता है। आपको जो फॉलोइंग्स हैं वो बड़े एग्रेसिव रहते हैं, बड़े उत्साह के साथ रहते हैं। वो मानते हैं कि नहीं अभी इनको कुछ नहीं, तो 55 क्या होता है, लगातार भैया तो काम कर सकते हैं। तो जब तक ये मैसेज जाता है तो ये पॉलिटिक्स में ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी का युवा बने रहना कम से कम कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की वो पीढ़ी जो इस समय देखिए अपना NSI बहुत सक्रिय भूमिका में है, ना आपका यूथ कांग्रेस बहुत सक्रिय भूमिका में है, ना महिला कांग्रेस बहुत सक्रिय भूमिका में है, सेवा दल जैसे बड़े संगठन का पता नहीं है। तो ऐसे में लीडरशिप जो यंग जनरेशन कॉलेजों से निकल के आ रही है, जो आपसे जुड़ना चाह रही है, वो तभी बेहतर कर सकती है जबकि लगे कि हमारा जो लीडर है वो हम कक्ष है, समकक्ष है, हमारे बीच का है। तो राहुल गांधी की वो इमेज बनाए रखना कांग्रेस की बहुत बड़ी मजबूरी है अभी। भले ही एक उनको लेके मीम्स चलते हों और अब रूलिंग पार्टी का एक खास IT सेल हावी उन पर रहता है, कोशिश करता है, डैमेज भी काफ़ी उनका हुआ, लेकिन जनता के वर्ग में उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ी है। जहाँ पर मुझे कमी दिखाई पड़ती है राहुल गांधी में, वो पब्लिक कनेक्ट का है, जो आजकल एक बोलचाल की भाषा में ज़्यादा बोली जाती है। मुझे लगता है कि जहाँ पे इकोनॉमी का एक मैक्रो लेवल पे ठीक है कि आप जाति की जनगणना की बात करें, पूंजी के इकट्ठा होने की बात करें, लेकिन जो जनता की मूलभूत समस्याएं डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, घर की आर्थिक स्थिति हो, बच्चों की पढ़ाई हो, और जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनकी वीकनेस जो मुझे लगती है कि पब्लिक कनेक्ट में कहाँ पर दिक्कत आ रही है कि जो जनता की त्वरित समस्याएं हैं, जो उससे जनता का जीवन प्रभावित तुरंत होता है। इकोनॉमी जाति जनगणना होती रहेगी, हमें अभी तो रोटी चाहिए, अभी तो रोज़गार चाहिए, हमें अभी तो कपड़ा चाहिए, हमें अभी बच्चे का एजुकेशन चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, जो खेती है उसका इनपुट कास्ट खेती का कम होना चाहिए, तभी तो फ़ायदे में होगा। हम खेती को फ़ायदे के धंधे की बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई हुआ है? देखिए 70% तो किसान है पूरे देश में। तो यहाँ पे लगता है उनको और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट यह है कि आप मैक्रो लेवल पर, कॉन्सेप्ट के लेवल पर, आइडियोलॉजी के लेवल पर आप कुछ भी बोलते रहें, अगर आपका नेटवर्क, पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं है, बूथ लेवल मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, तो वहाँ पर रूलिंग पार्टी हावी रहेगी। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में
अपनी मशीनरी को इतना मजबूत कर लिया है, इतना रवा कर लिया है कि वो मास्टर हो गए हैं बूथ लेवल मैनेजमेंट के। जब मैं कांग्रेस को देखता हूँ तो चाहे वर्कर के लेवल पे हो, आइडियोलॉजी के लेवल पर, वो जो कमिटमेंट चाहिए वर्कर में, मैं देखता हूँ चुनाव होता है तो कई जगह तो ठीक से वर्कर नहीं मिलते हैं, या जैसे फॉर्म 17 की बात होती है, आप बार बार इलेक्शन कमीशन पे अटैक करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को ठीक से जांचने के लिए, परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए और जो कमिटमेंट होना चाहिए वर्कर में, वो मुझे उसका अभाव दिखता है। तो अगर बूथ लेवल पर ही आपकी मजबूती नहीं है, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, नेटवर्क मजबूत नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है। चाहे कुछ भी आइडियोलॉजिक लेवल पर बड़ी बड़ी बातें करते रहें, इस लेवल पर भी, इस एस्पेक्ट पर भी राहुल गांधी को बहुत मजबूती से ध्यान देना पड़ेगा। गांव, गरीब और गांधी, ये राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, यही कांग्रेस का है। इस बीच में हुआ ज़रूर ये कि लिबरलाइजेशन का जब समय आया नरसिम्हा राव के बाद में, और उस समय जो आर्थिक उदारीकरण के कारण जो फैक्ट्रियां और जो शेयर बाज़ार, इन सब की चीज़ें आगे बढ़ी, पूंजीवाद जिस तरह से बढ़ता गया, तो वहाँ कहीं ये जो चीज़ें हैं बहुत आगे, जो नेहरूवियन सोशलिज्म जिसको बोलते हैं, वो पीछे होता गया। इस बीच में देश की जनता ने भी देख लिया। आज लगभग 2014 से भारतीय जनता पार्टी का शासन है देश में, तो लोग, देशवासियों ने भी देख लिया कि अंततः उनके लिए मिला क्या है। तो कांग्रेस की राजनीति तो वही है, राहुल गांधी की राजनीति वही है। उनकी स्वीकार्यता लोगों में इसलिए ज़्यादा बढ़ती गई कि वो नहीं बदले, लोग बदलते गए, लोगों को समझ में आया। और वो बोलते हैं, राजनीति में एक फेमस कोट है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर पहले जो राहुल गांधी, जो हठधर्मिता उनकी होती थी अपने मुद्दों को लेके, अपने विषयों को लेके, अब वो उसमें थोड़ा सा नर्म हुए हैं, और यही कारण है कि इंडिया जैसा गठबंधन हुआ। अगर लीडर था हार के बैठ जाकर, देखिए दोनों बातें, धीरे धीरे सोनिया गांधी की उम्र बढ़ रही है, वो बिल्कुल नेपथ्य में चली गई हैं, प्रियंका भी धीरे धीरे अनुभव ले रही हैं। ऐसे में राहुल के पास एक बड़ा जिम्मेदारी आती है, और लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे पद पे बैठे, अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी अनकॉन्शियस होगा, या थोड़ा सा डिप्रेस होगा, या थोड़ा सा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा, तो उसका असर पड़ता है। इसलिए सब कुछ असहज होने के बावजूद, वही तो मैंने आपसे कहा कि उनकी मैच्योरिटी है राहुल गांधी की, कि जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा भले ना हो, वेल डन। जब वेल डन कहने की स्थिति में लीडर होगा, तो बाकी कार्यकर्ता दूने उत्साह से काम करते हैं। ये मुझे लगता है कि ये रणनीति के तहत काम वो कर रहे हैं। जब पार्टी हारती है तो उसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पर फोड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं वो ठीक भी है, क्योंकि आप ही सर्वमान्य लीडर हैं। भले ही खड़गे साहब अध्यक्ष पार्टी के, लेकिन पार्टी को जब लीड करता हुआ कोई दिखता है, वो राहुल गांधी ही है। यह ठीक है कि आप 9900 सीट पे आ गए हैं, लेकिन ये जो मार्क्स हैं, पासिंग मार्क तो हो सकता है, लेकिन इससे कोई जॉब मिल जाएगा आपको, वो नहीं होगा। आपको विद डिस्टिंक्शन अगर पास करना है तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जो 240 की बात करते हैं बार बार राहुल गांधी, वो एक पोस्चरिंग है, सभी करते हैं, पॉलिटिक्स है। अपनी चीज़ को हमें अच्छा दिखाना है, दूसरे की अच्छी चीज़ को भी ख़राब दिखाना है, एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है। हो सकता है अंदर से वो नहीं बोलना चाहते हो, लेकिन चूंकि पब्लिक को कन्विंस करना है, उनकी कमी दिखाने के लिए बोलते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये एरोगेंस का एक आउटकम है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन है। ये एक पॉलिटिक्स का एक वे है पॉलिटिक्स का, कि सब कुछ ट्रैक पे चलते चलते अचानक वो ऑफ ट्रैक के हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब वो 32 में 14 जिलों यात्रा पर थे, भारत संविधान बचाओ यात्रा पर, आपने 2 बच्चों को मंच पे बुलाया, उनसे बात की, कहा कि आजकल ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, बहुत अच्छा काम किया। कि अचानक राहुल जैसा लगता है 2 लड़कों को मंच पे बुला के बात कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि इन जैसे युवा, अब 15 साल के बच्चों को अगर युवा कहोगे तो पब्लिक हंसना शुरू कर देती है। तो आप अचानक करते करते ट्रैक पे चलते चलते कोई लिख के देता है उनको, या अपने मन से बोलते हैं, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन जिस दिन वो
इन सब चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। जब आप बड़े पैमाने पर होते हैं, बड़े पैरामीटर पे होते हैं, बड़े फ्रेम में होते हैं, तब आपकी छोटी सी गलती भी बहुत चकाचक सब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक गंदा सा कमरा पड़ा हो तो कोई कह रहा है कैसा कमरा रखा, लेकिन शानदार चमचमाता कमरा, उस पर एक आप कहीं से काली के साथ थोड़ा सा बोल दो तो हर कोई टोकेगा, अरे यार ये कैसा लग रहा है। गंदे कमरे को कोई नहीं बोलेगा, लेकिन चमचमाते कमरे की सफ़ेदी पर एक अगर छोटा सा है तो उसमें बोलते हैं लोग। यही राहुल जी में है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ये बीच में जो बचपना दिखा देते हो, वो जानबूझ के करते हैं या रणनीति कर आपसे करवाते हैं, वो पार्टी को डेंट कर जाता है।